तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और भारत का पहला मुगल सम्राट था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वह पहले मुगल सम्राट बने। हुमायूं भारत का दूसरा मुगल सम्राट था। अकबर तीसरा मुगल सम्राट था। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे। शाहजहां पांचवें मुगल सम्राट थे। तो क्रम से याद करना है कि पहला कौन था? बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर और पांचवा शाहजहां। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हराया। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां 1526 के बाद मुगलों और अलग-अलग अन्य ताकतों के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गईं। उन्हें पंजाब के राज्यपाल दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को परेशान करने के लिए आमंत्रित किया था। लोदी की सेना घुड़सवार सेना और विशेष रूप से हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो पहले के समय में दुश्मन को झटका दे सकती थी और उन्हें बर्बाद कर सकती थी। इस युद्ध ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? बंबई में पहली सूती मिल कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन दिए गए 1845, 1867, 1876, 1854। तो सही उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा इसका 1854 में बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। पहली सूती कपड़ा मिल 7 जुलाई 1854 को बॉम्बे में कावसी टाबर द्वारा स्थापित की गई। 1500 ईसा पूर्व में 1500 ईस्वी तक सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का एकाधिकार था। भारत में कपास की खेती के लिए दुनिया में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र है। भारत में कपास की उपज के लिए उपयुक्त तापमान, वर्षा और मिट्टी है। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, जिसे कपास मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। दक्कन के पठार के क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ शामिल हैं, जो कपास के प्रमुख उत्पादक हैं। दो विश्व युद्ध यूरोप में लड़े गए क्योंकि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। ब्रिटेन में कपड़े की मांग थी, इसलिए उन्होंने भारत में सूती वस्त्र के विकास को बढ़ावा दिया। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका। ये जो डाटा जुलाई 2022 तक है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या विनायक चवित या गणेशोत्सव गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार भगवान गणेश को नई शुरुआत और बाधाओं को दूर करने के देवता के रूप में मनाया जाता है। यह पूरे भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। भारत के बाहर यह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई अन्य देशों में प्रवासी हिंदू भक्तों द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी के काल में मनाया जाता रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं पहाड़ियां उनके राज्य। पटकी पहाड़ियां नागालैंड, खासी पहाड़ियां मेघालय, नागा पहाड़ियां नागालैंड, मिजो पहाड़ियां मणिपुर, इफ्ला पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश, जयंतिया पहाड़ियां मेघालय, संदुफी पहाड़ियां पश्चिम बंगाल। ये सभी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जिससे कि पहाड़ियां पूछी जाए तो आप गलत ना कर सकें। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर 28,169 फीट है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में भारत की दूसरी सबसे चोटी है। चोटी पूछी जाती है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की 2695 मीटर 8842 फीट की ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल विश्व का सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर है। तलाजा तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी गुजरात। तलाजा गुफाएं गुजरात के भावनगर जिले में स्थित हैं। गुफाएं लगभग 2000 साल पुरानी हैं। गुफा की औसत ऊंचाई 19 मीटर 62 फीट है। तलाजा गुफाएं 30 गुफाओं का एक संयोजन है। चट्टान को जैन और बौद्ध संस्कृति के अनुसार तराशा गया था। क्रेम लियात प्राह मेघालय भारत की सबसे लंबी गुफा है। गुफा राज्य और महत्व उनका क्या है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जिसका महत्व क्या है? ये ब्राह्मणवादी मंदिर है। हाथी गुफाएं महाराष्ट्र में है, जो हिंदू भगवान शिव को संबंधित है। कारला गुफाएं महाराष्ट्र में है, जो हीनयान चैत्य से संबंधित है। बादामी गुफाएं कर्नाटक में है, जो हिंदू जैन मंदिर परिसर है। खड़गगिरी गुफाएं उड़ीसा में है, जो जैन मुनि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, 11 जुलाई को हर साल डैश के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन डी विश्व जल दिवस। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे परिवार नियोजन के महत्व, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। दिसंबर 1990 के प्रस्ताव 45/216 द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व जनसंख्या दिवस को जारी रखने का निर्णय लिया, जिसमें जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, यह दिवस 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों ने मनाया था इसको। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए 1947, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1948। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी। यह 3 प्रेसिडेंटियों बैंकों को एक एकल बैंकिंग इकाई में विलय करके किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल 2 जून 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1 जुलाई 1843। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने और सबसे बड़े बैंकों में से एक था। शुरुआत में इसमें 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले ब्रिटिश भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। मुख्यालय इनका क्या था? बॉम्बे, बॉम्बे राज्य, भारत। 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक का नाम बदल दिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जेएम कीन्स ने 27 जनवरी 1921 को की थी। यह 3 प्रेसिडेंटियों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे का एक सम्मेलन था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, मीर जाफर को वर्ष डैश में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। ऑप्शन दिए गए 1764, ऑप्शन बी 1647, ऑप्शन सी 1674, ऑप्शन डी 1746। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा 1764। मीर जाफर को वर्ष 1764 में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश अधिकारी ने मीर जाफर को रिश्वत दी, जो नवाब की सेना के प्रमुख सेनापति थे। रिश्वत मीर जाफर को बंगाल के नवाब बनाने के लिए थी। क्लाइव का लक्ष्य साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और संसाधन प्राप्त करने के लिए बंगाल को जीतना था। इस प्रक्रिया में क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई के दौरान मीर जाफर को धोखा दिया और उसे नवाब नहीं बनाया, बल्कि बदले में बंगाल पर विजय प्राप्त की और मीर जाफर को देशद्रोही बना दिया, जिसने भारतीयों की नजर में अपने देश को धोखा दिया। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना और जंगली महल छोटी प्रशासनिक इकाइयां प्रदान की। परिणाम स्वरूप उन्हें कठपुतली नवाब के रूप में पेश किया गया। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे। ऑप्शन था फकीर विद्रोह, ऑप्शन बी वहाबी आंदोलन, ऑप्शन सी सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन डी फराजी आंदोलन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फराजी आंदोलन। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। फराजी आंदोलन 19वीं सदी का इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था।
इसकी स्थापना 1818 में इस्लाम के बारे में शरीयतुल्लाह के लिए और फर्द का पालन करने के लिए नई खोज को फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। सन्यासी विद्रोह 1763 में शुरू हुआ और 1800 तक चला। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से प्रसिद्ध है। यह निष्कासित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में निष्कासित सैनिकों का विद्रोह था। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के इतिहास में वहाबी आंदोलन को एक विशेष दर्जा प्राप्त था और टीटू मीर ने उसमें उग्रवाद जोड़ा। वहाबी आंदोलन के पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसमें सभी गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम और शुद्ध करने का प्रयास किया। फकीर सन्यासी विद्रोह आंदोलन का आयोजन नेतृत्व मजनू शाह ने किया था। वह बदारिया संप्रदाय के सूफी संत थे। उन्होंने 18वीं शताब्दी के मध्य में बिहार स्थित मदरिया सूफी आदेश के नेतृत्व में शाह सुल्तान हसन सूरिया बुरहाना का स्थान लिया। अगला क्वेश्चन, जनता द्वारा मुद्रा में धारित धन का बैंक में जमा राशि से अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन है आरक्षित जमा अनुपात, ऑप्शन बी नगद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन बी मुद्रा जमा अनुपात, ऑप्शन सी वैधानिक तरलता अनुपात। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुद्रा जमा अनुपात। मुद्रा जमा अनुपात जनता द्वारा मुद्रा में रखे गए धन का बैंक में जमा राशि के अनुपात है। मुद्रा जमा अनुपात उस मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है जिसे लोग कुल जमा के अनुपात के रूप में रखते हैं। यह तरलता के लिए लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि से धन गुणक प्रभाव में वृद्धि होती है। जमा दरों में वृद्धि जमाकर्ताओं को अधिक जमा करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे नगद से सकल जमा अनुपात में कमी आएगी। सब इससे बदले में धन गुणक में वृद्धि होगी। कुल जमा का अनुपात वाणिज्यिक बैंक आरक्षित अनुपात के रूप में रखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात पैसे वह अंश है जो बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना चाहिए। इस राशि पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। वैधानिक तरलता अनुपात एक बैंक की कुल जमा राशि का अंश है जिसे एक तरल रूप में रखा जाना चाहिए। बैंक इस पैसे का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों जी सेक्टर की खरीद के लिए कर सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल या अमृतसर। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए अहमदाबाद। संगीत का सप्तक वार्षिक उत्सव सप्तक संगीत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह अहमदाबाद भारत में आयोजित एक वार्षिक 13 दिवसीय भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। इस उत्सव की शुरुआत 1980 में नंदन मेहता और उनकी पत्नी मंजू मेहता ने की थी। शुद्ध शास्त्रीय संगीत के अलावा इसमें लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत रूपों और अर्ध शास्त्रीय नृत्य जैसे ठुमरी का प्रदर्शन भी शामिल है। अन्य शहरों में उल्लेखनीय त्योहार इस प्रकार हैं। अमृतसर लोहड़ी प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। भोपाल उत्सव मेला भोपाल में मनाया जाता है। लखनऊ में सैफई उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।